बजट सत्र से पहले सांसदों को हिदायत। सर्वदलीय बैठक में उठे कौन कौन से मुद्दे, सांसदों को याद दिलाए गए कौन कौन से नियम। 22 जुलाई से बजट सत्र शुरू होने वाला है। इससे पहले 21 जुलाई को सर्वदलीय बैठक हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को आम बजट पेश करेंगी। वहीं संसद सत्र सोमवार से शुरू होने से पहले सांसदों को याद दिलाया गया कि सभी सांसद कौन कौन से नियमों का पालन करेंगे और नियमों में ये भी बताया गया कि क्या उन्हें नहीं करना है। साथ ही संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में कई मुद्दों को उठाया गया जिस पर आगे सत्र में चर्चा हो सकती है। क्या है वो मुद्दे और क्या है वो नियम, सभी के बारे में विस्तार से बात होगी। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को आम बजट पेश करेगी। वहीं संसद सत्र सोमवार से शुरू होने से पहले सांसदों को याद दिलाया गया कि सभी सांसदों को सभापति के फैसलों की सदन के अंदर या बाहर सीधे तौर पर या परोक्ष रूप से आलोचना नहीं की जानी चाहिए और सदस्यों को वंदे मातरम व जय हिंद सहित अन्य नारे नहीं लगाने चाहिए। इसके साथ ही सभी सांसदों को यह भी याद दिलाया गया कि सदन में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करने की भी नियम अनुमति नहीं देते। राज्यसभा सचिवालय ने राज्यसभा सदस्यों के लिए पुस्तिका के कुछ अंश को 15 जुलाई को अपने बुलेटिन में प्रकाशित कर संसदीय परंपराओं और संसदीय शिष्टाचार के प्रति सदस्यों का ध्यान आकर्षण किया है। संसद सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और ये 12 अगस्त को संपन्न होगा। बुलेटिन में कहा गया है कि सदन की कार्रवाई की गरिमा और गंभीरता के लिए यह आवश्यक है कि सदन में धन्यवाद, आपका शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम या अन्य कोई नारा नहीं लगाया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि सभापति द्वारा सदन के पूर्व के सिद्धांतों के अनुसार निर्णय दिए जाते हैं और जहां कोई उदाहरण नहीं है वहां सामान्य संसदीय परंपरा का पालन किया जाता है। बुलेटिन में पुस्तिका के अंश को उद्धृत करते हुए कहा गया है कि सभापति द्वारा दिए गए निर्णयों की सदन के अंदर या बाहर सीधे तौर पर या परोक्ष रूप से आलोचना नहीं की जानी चाहिए। संसदीय शिष्टाचार का हवाला देते हुए बुलेटिन में कहा गया कि आक्षेप, आपत्तिजनक और असंसदीय अभिव्यक्ति वाले शब्दों का इस्तेमाल करने से पूरी तरह से बचना चाहिए। पुस्तिका में कहा गया है कि जब सभापति को लगता है कि कोई विशेष शब्द या अभिव्यक्ति असंसदीय है तो उसे बिना बहस के तुरंत वापस लेना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि प्रत्येक सदस्य को सदन में प्रवेश करने या बाहर निकलते समय और सीट पर बैठने या उठकर जाने से पहले पीठासीन अधिकारी का झुककर अभिवादन करना चाहिए। कोई सदस्य जब किसी अन्य सदस्य या मंत्री की आलोचना करता है तो अपेक्षा की जाती है कि आलोचना करने वाला सदस्य उत्तर सुनने के लिए सदन में उपस्थित रहे। पुस्तिका में कहा गया है जब सदन में मंत्री उत्तर दे रहे हों तो सदन में अनुपस्थिति रहना संसदीय शिष्टाचार का उल्लंघन है। नियमों की हिदायत इसलिए दी गई है क्योंकि सांसदों के शपथ ग्रहण समारोह में कई ऐसी घटनाएं हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। जय संविधान से लेकर जय फिलिस्तीन तक के नारे लगाए गए जिस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कड़ी हिदायत दी थी। दरअसल हुआ ये था कि हैदराबाद सीट से 5वीं बार निर्वाचित ओवैसी ने उर्दू में शपथ ली। शपथ लेने से पहले उन्होंने एक दुआ भी पढ़ी। शपथ लेने के बाद उन्होंने अपने राज्य तेलंगाना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रशंसा की और मुस्लिमों के लिए AIMIM का नारा बुलंद किया। उन्होंने कहा जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, यानी कि भारत की संसद में शपथ लेते वक्त दूसरे देश की प्रशंसा में नारा लगाया। और जाहिर सी बात है ओवैसी के जय फिलिस्तीन के नारे का विरोध होने लगा और बवाल खड़ा हो गया। इस पर बीजेपी नेताजी किशन रेड्डी ने भी कहा था कि इस देश की संसद में शपथ लेने के दौरान जय फिलिस्तीन का जो नारा लगाया गया वो पूरी तरह से गलत है। ओवैसी एक तरफ संविधान की बात करते हैं, दूसरी तरफ संविधान के खिलाफ नारेबाजी करना सही नहीं है। साथ ही भारत में रहकर फिलिस्तीन का गाना गाना पूरी तरह से गलत है। शपथ ग्रहण समारोह में माना कि ओवैसी के अलावा कई अन्य सांसदों ने भी अलग अलग नारे लगाए थे। राहुल गांधी ने शपथ के बाद जय हिंद और जय संविधान का नारा लगाया था क्योंकि फिलिस्तीन हो या कोई और देश, सबके भारत से अच्छे संबंध हैं। सवाल ये नहीं है कि शपथ लेते समय वो फिलिस्तीन जिंदाबाद कहते हैं या नहीं, सवाल ये है कि भारत माता जिंदाबाद कहने की बजाय वो दूसरे देश का जिंदाबाद क्यों कह रहे हैं। और फिर ओवैसी के इस नारे के बाद सियासी बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया था। ये तो बात संसद सत्र में नियमों की थी। वहीं सत्र के पहले हुई
सर्वदलीय बैठक की बात करें तो ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि सर्वदलीय बैठक में क्या क्या मुद्दे उठाए गए हैं। संसदीय दल की बैठक में उठाए गए ये मुद्दे। संसद के बजट सत्र से पहले रविवार को मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर पद की मांग रखी। इतना ही नहीं, बैठक के दौरान विपक्षी दलों ने नीट, पेपर लीक, बिहार और आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत तमाम मांगों को उठाया। इस सर्वदलीय बैठक में सपा और आम आदमी पार्टी ने कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के फैसले को भी उठाया। इस बैठक में हुई बात को लेकर आरजेडी के सांसद एडी सिंह ने कहा कि समाजवादी और आम आदमी पार्टी ने कांवड़ मामले को उठाया है। इसके अलावा सर्वदलीय बैठक में हमारी पार्टी के सांसद ने बिहार को स्पेशल पैकेज का भी मुद्दा उठाया है। हमने मांग की है कि विपक्षियों को संसद में बोलने का मौका दिया जाए। अब विस्तार से इन मांगों को समझ लेते हैं। जेडीयू ने बिहार के लिए स्पेशल स्टेट्स की मांग की। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर कई विपक्षी दल शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस ने बड़ा दावा किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग में जेडीयू नेता ने बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग की है। वहीं वाईएसआरसीपी नेता ने आंध्र के लिए विशेष दर्जा मांगा है। हैरानी की बात यह है कि टीडीपी नेता इस मुद्दे पर चुप रहे। दरअसल ऑल पार्टी मीटिंग में 3 राज्यों बिहार, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ने अपने राज्यों के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कांग्रेस ने कहा कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पोस्ट मिले। इसके अलावा उसने सीट का मुद्दा भी उठाया। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कांवड़ रूट पर पहचान दिखाने का मुद्दा उठाया। वहीं वाईएसआरसीपी ने राज्य में सुरक्षा का मुद्दा उठाया। वाईएसआर कांग्रेस ने कहा कि टीडीपी सरकार उनके नेताओं को राज्य में टारगेट कर रही है, लिहाजा उनको सुरक्षा मिले। कांग्रेस ने उठाए ये मुद्दे। बैठक को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि वाईएसआरसीपी और आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई है। इस दौरान टीडीपी के नेता चुप रहे। वहीं कांग्रेस ने लोकसभा उपाध्यक्ष का पद की मांग की है। इसके अलावा नीट का मुद्दा भी उठाया गया। किरण रिजिजू द्वारा दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर दल से सहयोग मांगा गया, जिस पर गौरव गोगोई ने कहा कि विपक्ष को संसद में मुद्दे उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए। सूत्रों ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार के कांवड़िया मार्ग पर भोजनालयों को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के विवादास्पद निर्देश का मुद्दा उठाया। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्गों पर पड़ने वाली दुकानों पर मालिकों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे जाने का आदेश दिया है, जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके यूपी सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की है। ये याचिका 20 जुलाई की सुबह 6 बजे ऑनलाइन दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने मामले को सुनवाई के लिए लिस्ट कर लिया है। एजेंडे और विधायकों के बारे में दी जानकारी। इस सर्वदलीय बैठक में सरकार ने राजनीतिक दलों को सत्र के दौरान सरकार के एजेंडे और विधायकों के बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा सरकार ने बैठक में विपक्षी दलों से संसद की कार्रवाई सुचारू ढंग से चलाने देने के लिए अनुरोध किया है। बता दें कि सोमवार को सरकार द्वारा संसद सत्र के पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण सदन में पेश किया जाएगा। इसके बाद अगले दिन 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहला पूर्ण बजट पेश करेंगी। आगामी बजट सत्र के दौरान सरकार आपदा प्रबंधन विधेयक 2024, बॉयलर विधेयक 2024, भारतीय वायुसेना विधेयक 2024, कॉफी विधेयक 2024 और रबड़ विधेयक 2024 भी पारित करवाने की कोशिश करेगी। सरकार जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का बजट भी पेश करेगी। साथ ही अब देखने वाली बात होगी, क्या ये माननीय सांसद मॉनसून सीजन में शुरू हो रहे बजट सत्र में इन गाइडलाइंस का पालन करेंगे या हर बार की तरह बजट सत्र में भी हो हंगामा और चिल्लम चिल्ली करते हुए जनता की गाढ़ी कमाई से चलने वाला सत्र निजी पार्टी के हितों की भेंट चढ़ा दिया जाएगा। इन सभी विधेयकों की जानकारी भी सरकार इस बैठक में सभी दलों को देगी। बजट में क्या कुछ होगा उसकी तस्वीर 13 जुलाई को साफ हो जाएगी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।